मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड मॉर्निंग, यस गुड आफ्टरनून नहीं कहना, आज मुझे गुड मॉर्निंग कहना है। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको भाई गुड मॉर्निंग है। चलिए, हाँ आज सब लोग जगे हुए लग रहे हैं, आज लग रहे हैं थोड़े जगे हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा लेक्चर नंबर है सर? आज लेक्चर नंबर है 6। आइए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज लेक्चर नंबर 6 है। एक बारी पहले रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज का टारगेट सेट कर लेते हैं। एक बारी पहले रिवीजन कर लेते हैं। हैंड रिटन नोट से, हैंड रिटन नोट से एक बारी। सर आप इसे हैंड रिटन नोट्स क्यों कहते हो? तो टाइप्ड है बेटा, ये कभी हैंड रिटन हुआ करते थे फिर टाइप कराए गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शंस का रिवीजन करेंगे, फिर हैंड रिटन नोट्स पे जाएंगे। हमने अभी तक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 3A, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 1 क्या था बच्चों? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3A members severally liable in certain cases. Section 4 memorandum of association. Section 7 incorporation of company. Section 8 charitable objects company। और सेक्शन 9 अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इतने सेक्शंस हमने अभी तक जो है पढ़ लिए हैं, या एक आधा थोड़ा बहुत इसमें बाकी होगा। ओके सर, उसके बाद आते हैं नोट्स पे। सबसे पहले आती है बेटा प्रमोटर की डेफिनेशन। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में मेंशन होता है, जिसके पास कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल होता है और जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। बट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता वो पर्सन जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। फिर आता है बेटा सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कोई भी पर्सन कंपनी बना सकता है लॉफुल पर्पस के लिए। अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 7 लोग, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 2 लोग, और ओपीसी बनाना चाहते हो तो एग्जैक्ट 1 पर्सन चाहिए होता है एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए। कंपनी आपके पास ऑप्शन होता है बनाने के लिए, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप बना सकते हैं। फिर आता है बेटा 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसके कितने मेंबर होते हैं? एक ही मेंबर होता है। जिसके कितने मेंबर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज आता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी क्लॉज।
नॉमिनी क्लॉज के अंदर उस पर्सन का नाम मेंशन होता है जो अगर मेंबर की डेथ या अगर मेंबर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी जगह जो नया मेंबर बनेगा उसका नाम नॉमिनी क्लॉज के अंदर मेंशन होता है। नॉमिनी को नॉमिनी बनाने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, प्रायर रिटर्न कंसेंट लेनी होती है। लेकिन नॉमिनी अगर चाहे तो कभी भी अपनी रिटर्न कंसेंट को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। उसके लिए उसे मेंबर और ओपीसी को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ओपीसी का मेंबर भी कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है। उसके लिए वो रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को, और कंपनी नोटिस किसको देगी, आरओसी को। कंपनी नोटिस देगी आरओसी को। ओपीसी पर्सन में अगर आप मेंबर बनना चाहते हो या अगर आप नॉमिनी बनना चाहते हो तो उसकी क्या कंडीशन है, नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। एक टाइम पर आप एक ही ओपीसी के मेंबर बन सकते हो, एक टाइम पर आप एक ही ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो, और एक टाइम पर आप चाहो तो एक ओपीसी के मेंबर और एक ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। जिस ओपीसी में आप नॉमिनी थे, अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो आप दोनों ओपीसी में ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे। लेकिन यहां पर आपको 180 डेज का टाइम दिया जाएगा। कितने डेज का, 180 डेज का टाइम दिया जाएगा टू कंप्लाई विद द कंडीशन। ओपीसी कंपनी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी कंपनी कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक कंपनी में, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। ओपीसी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है, और ओपीसी कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं कर सकती है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा मेंबर्स सवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, जैसे सेक्शन नंबर 3A। सेक्शन नंबर 3A ये बोलता है कि भैया पब्लिक कंपनी में अगर मेंबर 7 से कम हो जाए और प्राइवेट कंपनी में अगर मेंबर 2 से कम हो जाए, और कंपनी 6 महीने के बाद भी अगर बिजनेस को कैरी ऑन करती है, तो 6 महीने बाद कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी उसके लिए वो सारे मेंबर्स सवरली लायबल होंगे जो इस बारे में अवेयर थे, जो इस बारे में कॉग्निजेंट थे। नेक्स्ट आता है बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें आरओसी के पास स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना होता है, उसके साथ फाइल करनी होती है फीस, और उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, कुछ डिक्लेरेशन जाती हैं। जब हम सारी चीजें फाइल कर चुके होते हैं तो आरओसी अपने पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, और हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इसके लिए वो इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है, जिसमें कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो कि 21 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वाला होता है वो मेंशन होता है, कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन होती है, उस पर आरओसी के सिग्नेचर होते हैं और आरओसी की ऑफिशियल स्टैंप होती है, और इवन इनकम टैक्स का पैन, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करा है तो पैन नंबर और टैन नंबर भी उस पर मेंशन होता है। ये जो हमें सर्टिफिकेट मिला है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, मतलब ये लीगैलिटी का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अगर कंपनी गलती से किसी इल्लीगल पर्पस के लिए बन जाती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वाइंड अप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा इस कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम आरओसी के साथ फाइल करे थे उनकी एक कॉपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखनी होती है टिल डिसोल्यूशन तक। कब तक संभाल के रखनी होती है, टिल डिसोल्यूशन तक संभाल के रखनी होती है। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी थी, या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर लिया था और पकड़े जाते हो, अब पकड़े जाने के 2 टाइम फ्रेम है, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले पकड़े जाते हो या कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद पकड़े जाते हो। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले पकड़े जाते हो, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले पकड़े जाते हो तो सेक्शन 447 उस पर्सन पे लग जाएगा जिसने वो गलत डिक्लेरेशन दी थी। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद पकड़े जाते हो तो सेक्शन 447 लगेगा कंपनी के प्रमोटर्स पर, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर पर और उस पर्सन पर जिसने गलत डिक्लेरेशन दी थी। एंड साथ ही साथ ट्राइब्यूनल कंपनी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। कौन से एक्शन ले सकता है, जो उसे डीम फिट लगते हैं, जैसे कि मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड कर देना, कंपनी को वाइंडिंग अप में भेज देना, कंपनी को रिमूवल के लिए भेज देना, सीधा स्ट्राइक ऑफ करवा देना नाम को, या अगर उसे लगता है कि भैया इसकी मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए, कंपनी की रेगुलेशन मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए, तो वो भी ट्राइब्यूनल कर सकता है। लेकिन ये ऑर्डर पास करने से पहले वो कंपनी को देगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या देगा, कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और कंपनी की जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, वो जरूर चेक करेगा, उसके बाद आता है बेटा सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 ये कहता है कि अगर आप चाहो तो कंपनी को नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए बना सकते हो, यानी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बना सकते हो, जैसे कि एजुकेशन, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिसर्च, अदर एटसेट्रा।
और इस कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए लगा सकती है, अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगा सकती है। कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को क्या नहीं दे सकती है, डिविडेंड नहीं दे सकती है। सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को किसके पास डेलीगेट कर दिया है, आरओसी के पास डेलीगेट कर दिया है। क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने एमओए को चेंज कर सकती है? यस। क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने एओए को चेंज कर सकती है? यस, बट प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर भी क्या कर दी है, डेलीगेट कर दी है। क्या सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है दूसरी टाइप की कंपनी में? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है बेटा। सेक्शन 8 कंपनी दूसरे टाइप की कंपनी में भी लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके कन्वर्ट हो सकती है, यानी रीजनल डायरेक्टर से जो अप्रूवल वाला प्रोसीजर है उसे फॉलो करके कन्वर्ट हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, अगर सेक्शन 8 कंपनी कुछ गड़बड़ करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि वो सेक्शन 8 कंपनी का क्या कर देगा, लाइसेंस को रिवोक कर देगा। अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सिर्फ रिवोक करने से काम नहीं चलेगा तो वो इस कंपनी को वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकता है, वो इस कंपनी को अमलगमेट करने का भी ऑर्डर दे सकता है। जो अमलगमेशन होगा वो कौन सी कंपनी के साथ होगा, वो अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ होगा, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो जिस दिन उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस दिन से वो एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होगी, वो सारे काम कर सकती है जो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कर सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना, केस करना, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, या उस पर भी केस हो सकता है इन इट्स ओन नेम, इन इट्स ओन नेम। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 4, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट होता है, वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, वो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें कंपनी में नेम क्लॉज होता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, सिचुएशन क्लॉज होता है जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है उसके स्टेट का नाम मेंशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जिसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज होता है जिसमें लिखा होता है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। उसके बाद कैपिटल क्लॉज होता है, ये सारी कंपनीज में नहीं होता, कैपिटल क्लॉज सिर्फ उन कंपनीज में होता है जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होती है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेंशन होती है और ऑथोराइज शेयर कैपिटल का ब्रेकअप मेंशन होता है कि कितने शेयर्स कितनी फेस वैल्यू के, ये भी मेंशन होता है। उसके बाद आता है बेटा सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसे हम एसोसिएशन क्लॉज भी कहते हैं, और लास्ट आता है नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पाया जाता है। क्या ये सारे पॉइंट आप सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो? ओके है सब कुछ? जल्दी बता दीजिए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी बोल दीजिए यस सर ओके है। कहां थे हम, कहां थे हम, कहां थे हम? पेज नंबर 2.33 पे थे, पेज नंबर 2.33 पे थे। चलिए सबने ओके बोल दिया, वेरी गुड। आइए आइए, बहुत बढ़िया, आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आपने बोल दिया है, हम लोग नेम क्लॉज पढ़ चुके थे डिटेल में, नेम क्लॉज को डिटेल में पढ़ लिया था, सिचुएशन क्लॉज को भी डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम जा रहे थे ऑब्जेक्ट क्लॉज में। चलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए बेटा आपको पहले समझना पड़ेगा एक डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या समझना पड़ेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। लेकिन डॉक्ट्राइन क्या होता है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल जो हो सकता है एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है, बट जजेस ने इंटरप्रिटेशन में ऐसा डिसीजन लिया है जो अभी सालों से चलता आ रहा है, तो वो क्या बन जाता है? एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल बन जाता है जो कि आगे भी चलता रहेगा, जो कि आगे भी चलता रहेगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को समझाने से पहले मुझे आपको एक और डॉक्ट्राइन समझाना पड़ेगा, शॉर्ट में अभी समझाना पड़ेगा, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल, मान लीजिए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, वेल एस्टेब्लिश्ड
प्रिंसिपल। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बेटा एज्यूम कर लेना या मान लेना, मान लेना कह लो, डीम कर लेना कह लो, या एज्यूम कर लेना कह लो। ठीक है, एक ही बात है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ऐसा है नहीं बट हमने मान लिया कि ऐसा है। और यहां पर नोटिस का मतलब है बेटा इंफॉर्मेशन, कि आपको नोटिस है मतलब उस चीज की आपको इंफॉर्मेशन या आपको उस चीज की जानकारी है, उस चीज की जानकारी है। अब होता क्या है, एक सेक्शन है बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 399। कौन सा? कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 399। वैसे तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इस डॉक्ट्राइन को पढ़ने के लिए हमें यह जानना पड़ता है कि सेक्शन 399 क्या कहता है। सेक्शन 399 कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ फाइल होते हैं, किसके साथ फाइल होते हैं? आरओसी के साथ फाइल होते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिसे एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पैसे देकर, फीस पे करके डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, आप एमसीए की वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी के लिए 100 रुपीज पे करोगे और उस कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास है आप उन्हें क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब एनीबडी कैन सी इट बाय पेइंग द नॉमिनल फीस। इवन कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इवन कंपनी हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल करती है। मैंडेटरी होता है, अपना बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, अपने सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सभी क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कंपनी को हर साल एक रिटर्न फाइल करना होता है MGT 7 फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। अभी हमने पढ़ा नहीं है एनुअल रिटर्न क्या होता है, बट उसमें कुछ डिटेल्स जाती हैं हर साल आरओसी को, वो भी आरओसी के साथ फाइल होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। यानी कंपनी के आप चाहो तो सिर्फ 100 रुपीज पे करके, कितने रुपीज पे करके? एमसीए की वेबसाइट पर 100 रुपीज पे करके आप एक कंपनी के, ये पर डॉक्यूमेंट फीस नहीं है बेटा, ये कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट, एक बार आपने 100 रुपए दे दिए ना तो आरओसी आपको उस कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की इजाजत दे देगी, कोई भी डॉक्यूमेंट इजाजत दे देगी। तो 100 रुपीज पे करके आप क्या कर सकते हो? एमसीए की वेबसाइट पे उस कंपनी का, अगर आपको चाहिए कि आप फिजिक्स वाला के डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो कि एमओए कैसा दिखता है फिजिक्स वाला का, एओए कैसा दिखता है, लास्ट ईयर कितना पैसा कमाया फिजिक्स वाला ने, है ना, कितना टर्नओवर किया है, जानना चाहते हो, एमसीए की वेबसाइट पे गए, 100 रुपए पे करे ऑनलाइन, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, डाउनलोड कर लिया, देखते बैठो। हाँ, फ्यूचर के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड नहीं करोगे जो अभी तक फाइल नहीं हुए हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ फाइल हो चुके हैं वो एमसीए की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये कौन सा बोलता है? ये सेक्शन बेटा आपको 399 बोलता है कि कंपनी के ये सभी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, जो आरओसी के साथ फाइल किए जाते हैं, फाइल किए जाते हैं। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है मान लेना, कंस्ट्रक्टिव मतलब मान लेना, नोटिस मतलब इंफॉर्मेशन। एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट with
with company is assumed मतलब मान लेना, is assumed to have नोटिस बोलो या नॉलेज बोलो, टू हैव नॉलेज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट कंपनी whether he has read those documents or not। आप लोगों ने फिजिक्स वाला का उद्देश्य रेगुलर बैच खरीदा, आप लोगों ने फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं करा? यस किया। ये है आप प्यारा विद्यार्थी तो अब नहीं रहे, आप फाउंडेशन में प्यारे विद्यार्थी थे, अब तो आप कद्दू बच्चा हो गए हो। ये है कद्दू बच्चा, ठीक है, कद्दू बच्चे ने पैसे दिए, मान लीजिए 10,000 रुपए दिए, 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 रुपए दिए और बदले में क्या खरीद लिया? उद्देश्य रेगुलर बैच खरीद लिया, जो भी था, बैच 1 बैच 2 प्रो जो था, ठीक है, उद्देश्य रेगुलर बैच आपने खरीद लिया। तो लॉ कह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये मानता है कि इस कद्दू बच्चे ने कंपनी के सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए थे। आपने एमओए भी पढ़ रखा है, आपने इस कंपनी का एओए। सारे बच्चे बताओ, क्या रियलिटी में आपने बैच खरीदने से पहले क्या कंपनी का एमओए पढ़ा था? नहीं। क्या कंपनी का एओए पढ़ा था? नहीं। बट लॉ ये एज्यूम करता है कि जब हमने उसे पब्लिकली अवेलेबल कर रखा है तो अगर किसी को जरूरत है तो वो पढ़ सकता था। तो इसीलिए यहां पर ये एजम्पशन आई है कि कद्दू बच्चा जिसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे उसने सच में ये पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम ये एज्यूम करके बैठेंगे कि उसने ये पढ़ रखा है, सर ये डॉक्ट्राइन इस्तेमाल कहां होगा? अभी इस्तेमाल होगा जब मैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपको समझाऊंगा ना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हमेशा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ पढ़ा जाएगा, तो वहां पर मैं आपको इसका यूज अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्या यहां तक सबको ओके है या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आगे चल सकते हैं। चलो ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायरस बेटा, ये जो वर्ड है अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, ये जो वर्ड है अल्ट्रा वायर्स, ये लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स, यानी अपनी अथॉरिटी के, अपनी पावर के बाहर जाकर काम करना, अपनी पावर के बाहर काम करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फिर कंपनी लॉ में चलेंगे। ये देखो मेरे पीछे, आपको दिख नहीं रहा है बट मेरे पीछे पता है क्या लगा हुआ है? मेरे पीछे लगा हुआ है एक बहुत बड़ा टीवी पैनल। देखो यहां पर टाइमर आ गया ना, ये बहुत बड़ा टीवी पैनल है जो अराउंड जो होगा 2 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का होगा? 2 लाख रुपए का होगा, 2 लाख रुपए का, हाँ शायद उससे भी महंगा होगा ये पैनल। और ये मुझे फिजिक्स वाला ने दिया है, कंपनी ने लगा के दिया है, मैंने इस पर पैसे नहीं खर्चे। फिजिक्स वाला ने ये पैनल मुझे किस लिए दिया था? क्या पर्पस था? पर्पस था कि मैं इस पे पढ़ा सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं। क्या मुझे इसे यूज करने की पावर है? द आंसर इज यस। क्या मुझे इसे यूज करने की पावर दी है फिजिक्स वाला ने? हाँ, कह रहा है बच्चों को पढ़ाना है, इस पे पढ़ाओ। क्या मैं इसे आगे किसी को रेंट पर दे सकता हूं? क्या मुझे रेंट पर देने की पावर है क्या? नहीं। अगर मैं किसी को रेंट पर दे रहा हूं मतलब मैं कौन सा काम कर रहा हूं? अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर रहा हूं। अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं? अल्ट्रा वायर्स, यानी
जो पावर मेरे पास नहीं है, मेरे पास पावर लिमिटेड है, इसे यूज करने की पावर मेरे पास है, लेकिन मैं उस पावर के बियॉन्ड जाकर अगर कोई काम कर रहा हूं तो उस काम को कहते हैं अल्ट्रा वायर्स काम, उस काम को कहते हैं अल्ट्रा वायर्स काम। तो ये तो आपका नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल हो गया। अब चलते हैं कंपनी लॉ में, अब चलते हैं कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में देखो सिंपल सा समझेंगे और फिर एक केस लॉ भी पढ़ेंगे जहां से ये आया था डॉक्ट्राइन। एक कंपनी है जिसके एमओए में लिखा हुआ है, जिसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, जिसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी कैन बाय एंड सेल, बाय एंड सेल की जगह ट्रेडिंग वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। कंपनी कैन ट्रेड इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स। कंपनी जो है फ्रूट्स को खरीद कर आगे बेच सकती है और कंपनी जो है वेजिटेबल्स को खरीद कर आगे बेच सकती है। ये कंपनी के क्या पास है, ये कंपनी की पावर है। ये पावर उसे कहां से मिली, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ये पावर उसको मिली। कहां से मिली, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उसे पावर मिली। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर कंपनी ने क्या किया, यहां पर कंपनी ने क्या किया, मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कंपनी ने मिस्टर एक्स को बोला कि हम आपको 1000 मोबाइल फोन्स बेचेंगे और मिस्टर एक्स ने क्या कहा कि मैं आपको उनका प्राइस दूंगा, मैं आपको उनका प्राइस दूंगा। तो यहां पर क्या कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की पावर के बाहर है या नहीं है? द आंसर इज यस, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की पावर के बाहर है, क्योंकि कंपनी को सिर्फ क्या पावर थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ट्रेड करने की पावर थी, जो उसे एमओए से मिली थी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसे हम बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट बोलो या अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलो। और लॉ की नजरों में यह क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब होता है नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी पार्टी को कोई लीगल राइट नहीं मिला। यानी मिस्टर एक्स कंपनी पर केस नहीं कर सकता मोबाइल फोन मांगने के लिए, और कंपनी जो है मिस्टर एक्स पर केस नहीं कर सकती प्राइस को मांगने के लिए। यह बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी ने किया है, तो यहां तो कंपनी की गलती है ना सर। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, कंपनी ने किया। अगर कंपनी के पास पावर नहीं थी मोबाइल फोन्स बेचने की, मोबाइल फोन बेचने की, तो कंपनी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। इसमें मिस्टर एक्स की तो कोई गलती नहीं है। हां आप सही कह रहे हो, लेकिन क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा, मिस्टर एक्स के ऊपर क्या लगेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो हम क्या मानेंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं ना, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि एक्स ने जब कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसने ऑलरेडी कंपनी का एमओए पढ़ा हुआ था। अगर उसने कंपनी का एमओए ऑलरेडी पढ़ा हुआ था तो इसमें गलती तो अब एक्स की भी हो गई ना। तो इसीलिए अल्ट्रा वायर्स जो है हमेशा कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ पढ़ा जाता है कि सामने वाली पार्टी जिसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकती, कि जज साहब मुझे नहीं पता था इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ वेजिटेबल्स खरीदने और बेचने की पावर है। वो ये नहीं कह सकती, बिकॉज जज साहब कहेंगे भाई एमओ एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था और हम ये मानते हैं कि तुमने उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को क्या किया हुआ था, पढ़ा हुआ था, तुमने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा हुआ था। और इसलिए अब तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। तुम्हें कंपनी के अगेंस्ट कोई राइट नहीं मिलेगा और कंपनी को तुम्हारे अगेंस्ट कोई राइट नहीं मिलेगा, कंपनी को तुम्हारे अगेंस्ट कोई राइट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, एक बढ़िया प्यारा सा केस लॉ है, उस केस लॉ की हम बात करते हैं।
जहां से ये आया था, जहां से ये आया था, दैट इज अशबेरी रेलवे कैरिज एंड आयरन को लिमिटेड वर्सेस रिची का केस लो। अशबेरी कंपनी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वर्सेस रिची का केस लो। ये वो केस लो है जहां से डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का जन्म हुआ था, जहां से डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्या हुआ था, इस केस लॉ से बेटा इसका ओरिजिन हुआ था। उसके बाद ये फ्यूचर के केस लॉ में फॉलो होता गया, लेकिन जन्म कहां हुआ था, जन्म को बोलेंगे यहां पर इनंसिएशन। तो इनंसिएशन क्या हुआ था, इस केस लॉ से हुआ था। इस केस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी कैन ट्रेड इन पेंसिल, पेन, रबड़ या इरेजर बोलना चाहिए मुझे, इरेजर एंड अदर आइटम्स। आप मुझे बताओ, अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी ट्रेड कर सकती है पेंसिल, पेन, इरेजर और अदर आइटम्स में, तो यहां पर अदर आइटम्स में क्या क्या कवर होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मैं ये कह सकता हूं अदर आइटम का मतलब दुनिया की कोई भी चीज? ये कंपनी मिस्टर ए को मोबाइल फोन बेच सकती है, क्या कहकर कि अदर आइटम्स में कवर हो जाएगा, हम आपको मोबाइल फोन बेच रहे हैं, या हम आपको बेच रहे हैं शूज बेच सकती है क्या ये कंपनी? कहेगी देखो मेमोरेंडम में लिखा तो है अदर आइटम्स मतलब अदर आइटम्स। तो यहां पर अदर आइटम्स का मीनिंग कैसे निकाला जाएगा? तो जब आप अदर आइटम्स का मीनिंग निकालोगे ना, तो अदर आइटम्स का ये क्या है, दिस इज अ जनरल वर्ड, अदर आइटम्स जनरल है, और ये क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक ये बता रहे हैं कि पेन, पेंसिल, इरेजर की बात हो रही है। तो यहां पर बेटा जो अदर आइटम्स में आएगा वो हम क्या मानेंगे, अदर आइटम्स में हम मानेंगे अदर स्टेशनरी आइटम्स, जैसे कि स्केल, जैसे कि ग्लू, है ना। स्टेशनरी आइटम्स की बात यहां पर हो रही है, स्टेशनरी आइटम्स की यहां पर बात हो रही है। मोबाइल फोन और जूता कवर नहीं होगा। अगर कंपनी मोबाइल फोन और जूते का कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसको क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, है ना। अब सिमिलरली मेरे बच्चा, इस केस लॉ में भी सिमिलरली अशबेरी कंपनी और रिची के केस लॉ में क्या हुआ था, कंपनी थी और रिची अंकल थे, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी कर सकती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क, क्या लिखा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क एंड अदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंपनी ने रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कंपनी ने बोला कि हम तुम्हें क्या देंगे, लोन देंगे। क्यों लोन देंगे? रिची इस लोन से रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो करोड़ों रुपए का लोन कंपनी देने के लिए रेडी हो गई। रिची ने भी कह लिया ओके। तो कंपनी और रिची के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया लोन का, कि कंपनी लोन देगी रिची को, रिची क्या करेगा, उस पैसे से रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा और इंटरेस्ट के साथ पैसा चुका देगा। लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रेपुडिएट का मतलब होता है बेटा कैंसल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दिया। क्या कहकर कैंसल कर दिया कि रिची भैया सॉरी, एक्चुअली में ना हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फाइनेंसिंग बिजनेस की अथॉरिटी नहीं है। फाइनेंसिंग मतलब किसी को पैसा उधार देने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। रिची ने क्या करा, कंपनी के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि देखो कंपनी ने पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। जज साहब इन्हें बोले या तो मुझे लोन दे
या मुझे डैमेजेस दें, या तो मुझे लोन दे या तो मुझे डैमेजेस दें। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है इनके पास उधार देने की अथॉरिटी है, क्योंकि इनके एमओए में वर्ड लिखा है कि कंपनी क्या कर सकती है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। कोर्ट के जज ने, वहां पर जजेस को क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उधर जजेस को लॉर्ड्स बोला जाता है और जजेस की टीम को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिची को कहा, देखो रिची, जिस तरह से तुम जनरल कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना, ऐसे तो ये कंपनी दुनिया का हर एक काम ये कहकर कर देगी कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर कंपनी सब कुछ कर सकती होगी। यहां पर जब तुम जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग निकालोगे तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क से जोड़ोगे, यानी कंपनी कर सकती है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो किससे रिलेटेड होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क से। जैसे अभी तुमने अदर आइटम्स को पेन पेंसिल इरेजर से जोड़ा था ना, वैसे ही कोर्ट ने भी इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट को किससे जोड़ा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क से जोड़ा, और बोला कि कंपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना वो तो ले सकती है, लेकिन ये फाइनेंसिंग के काम ये सब इसमें कवर नहीं होगा। और इसीलिए तुम्हारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना वो एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट था, और वो एक वाइड था। वो क्या था, वाइड था। इसीलिए रिची तुम्हें ना ही कोई डैमेजेस मिलेंगे, ना ही कोई डैमेजेस मिलेंगे, और तुम्हें ना ही क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, लोन मिलेगा। क्या यहां तक सबको ओके है स्टोरी? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं। अभी बुक से पढ़ेंगे सर, आप बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ाएंगे यार, पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, करेक्ट वे, करेक्ट वे, रॉन्ग वे, करेक्ट वे, रॉन्ग वे। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, करेक्ट रास्ता क्या होता है और गलत रास्ता क्या होता है, दोनों समझ लेना, दोनों समझ लेना। करेक्ट रास्ता मान लीजिए एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अब मैं आपको करेक्ट रास्ता बता रहा हूं, जिसके एमओए में मेंशन है, जिसके एमओए में मेंशन है कि कंपनी क्या कर सकती है, सेल एंड बाय कर सकती है वेजिटेबल्स को, सेल एंड बाय कर सकती है वेजिटेबल्स को। कंपनी के एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि कंपनी वेजिटेबल्स का बिजनेस करेगी, खरीदेगी और बेचेगी। अब कंपनी चाहती है कि वो मोबाइल फोन के बिजनेस में भी एंटर करना चाहती है, वो मोबाइल फोन के भी बिजनेस में एंटर करना चाहती है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, 4 मार्च, 4 मार्च 2024 को, 4 मार्च 2024 को कंपनी ने अपने एमओए को अल्टर किया। अल्टर किया कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 13। अगर हमें एमओए चेंज करना है तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर 13 लगेगा। उससे हम क्या कर पाएंगे, अपने एमओए को चेंज कर पाएंगे। कंपनी ने अपने एमओए को अल्टर करके अब क्या लिख दिया, रिवाइज्ड क्लॉज क्या कर दिया, रिवाइज्ड क्लॉज क्या कर दिया, 2 पॉइंट लिख दिए यहां पर। कंपनी सेल एंड बाय वेजिटेबल्स तो रखा ही, साथ में कंपनी ने लिख दिया नीचे सेल एंड बाय मोबाइल फोन, सेल एंड बाय मोबाइल फोन्स। अब कंपनी ने ये चेंज करने के बाद, ये चेंज करने के बाद मानो 10 मार्च 2024 को ए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया
मोबाइल फोन बेचने का, और मिस्टर एक्स ने बोला प्राइस देगा। क्या अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायर्स मांगेंगे या नहीं मानेंगे? क्या अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायर्स मानेंगे या नहीं? तो लॉ कहता है नहीं, अब तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। रीजन, क्योंकि आपने अपने एमओए को बदल लिया, आपने सेक्शन 13 का प्रोसीजर फॉलो करके अपने एमओए को ठीक कर लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये अल्ट्रा वायर्स नहीं है, क्योंकि अब ये कंपनी की पावर के अंदर है, अब ये कंपनी की पावर के अंदर है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो, अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो अभी आपके एमओए में अलाउड नहीं है, तो आप करो, लेकिन वो करने से पहले आप क्या करना, एमओए को क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना। एमओए को क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक है। अब गलत रास्ता आपको बताता हूं, गलत रास्ता कौन सा होगा। सेम एग्जांपल, ए प्राइवेट लिमिटेड एमओए को, ए प्राइवेट लिमिटेड एमओए को में मेंशन था सेल एंड बाय वेजिटेबल्स, सेल एंड बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, सेल एंड बाय वेजिटेबल्स। 4 मार्च 2024 को 4 मार्च 2024 को कंपनी ने क्या किया, ए प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको मोबाइल देंगे, आप हमें प्राइस देना। हम आपको मोबाइल देंगे, आप हमें क्या देना, प्राइस देना। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा अल्ट्रा वायर्स। दिस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, और ये क्या होगा, वॉइड होगा। ये क्या होगा, वॉइड। अब मान लो 10 मार्च 2024 को कंपनी ने अपना एमओए अल्टर कर लिया सेक्शन 13 को फॉलो करके। हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 में क्या प्रोसीजर है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। एमओए को अल्टर कर लिया सेक्शन 13 को फॉलो करके, और फिर यहां पर डाल दिया कि यस, सेकंड पॉइंट डाल दिया कि कंपनी सेल एंड बाय कर सकती है मोबाइल फोन्स को, कंपनी सेल और बाय कर सकती है मोबाइल फोन्स को। सारे बच्चे बताएंगे, जैसे ही हमने एमओए अल्टर करा, क्या अब ये जो वॉइड एग्रीमेंट था, क्या ये वैलिड बन जाएगा या नहीं, यस और नो, बस ये बताएंगे, यस और नो। जब हमने एमओए को अल्टर कर दिया, क्या ये अब वैलिड होगा या वॉइड? क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये वॉइड से वैलिड हो गया क्योंकि हमने एमओए को अल्टर कर दिया? तो बेटा, एमओए में जो चेंज होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज। हमने कॉन्ट्रैक्ट कब किया था, 4 मार्च को किया था हमने। 4 मार्च को हमने अल्ट्रा वायर सेक्ट किया था, 4 मार्च को हमने अल्ट्रा वायर सेक्ट किया था, और 10 मार्च को हमने एमओए को अल्टर किया। 10 मार्च को हमने एमओए को अल्टर किया। तो लॉ कहता है ये जो अल्ट्रेशन है ना, ये जो अल्ट्रेशन है ये प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब इस चेंज को प्रोस्पेक्टिव चेंज माना जाएगा, यानी ये 10 मार्च से लागू होगा, ये 10 मार्च से लागू होगा, ये 10 मार्च से लागू होगा। ठीक है, तो ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड ही रहने देगा, लेकिन 10 मार्च के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, अगर 10 मार्च के बाद मोबाइल फोन का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो वो वैलिड माना जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, यस और नो? तो यहां पर प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर से चेंज माना जाएगा। मतलब आज चेंज हुआ है तो आज से हम मानेंगे कि भैया चेंजेस हो गए हैं, पुरानी डेट से कोई चेंज माना नहीं जाएगा, सो दिस चेंज इज अफेक्टिव फ्रॉम, विद अफेक्ट फ्रॉम 10 मार्च ओनली, ठीक है। ओके, क्या मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाऊं? सलार बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है सलार, पॉसिबल नहीं है। और थोड़ा डिटेल में चला जाऊं,
यस सर, चले जाइए सर, और थोड़े डिटेल में चले जाइए। देखना, फिर रोना मत। अब मैं अगर डिटेल में चला गया तो पहले प्रॉमिस करो आप रोओगे नहीं, फिर मजा आएगा। अगर आप रोओगे तो फिर दिक्कत है। कह दो सर हम नहीं रोएंगे, हम सो जाएंगे लेकिन हम रो जाएंगे नहीं, हैं? चलो ओके। देखो, 3 टाइप के अल्ट्रा वायर्स एक्ट होते हैं, ठीक है? अल्ट्रा वायर्स की अगर मैं बात करता हूं, 3 टाइप क्या अल्ट्रा वायर्स एक होता है अल्ट्रा वायर्स दी एक्ट, अल्ट्रा वायर्स दी एक्ट। एक होता है अल्ट्रा वायर्स दी एमओए, और एक होता है अल्ट्रा वायर्स दी एओए या डायरेक्टर्स पावर, या डायरेक्टर्स पावर। क्या आपको इन तीनों में डिफरेंस पता है? इन तीनों का डिफरेंस देखो। अल्ट्रा वायरस का मतलब है पावर से बाहर जाकर काम करना, पावर से बाहर जाकर काम करने को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अब यहां पर मैंने बोला अल्ट्रा वायरस दी एक्ट, यानी कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो एक्ट में ही अलाउड नहीं था। कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो एक्ट में ही अलाउड नहीं था, उसे बोलेंगे, मतलब हम एक्ट के बियॉन्ड काम कर रहे हैं। एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट की बात हो रही है यहां पर, कि कंपनीज एक्ट 2013 के बाहर कोई काम कर रही है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, तो सिर्फ और सिर्फ कहां से देगी? प्रॉफिट्स या रिजर्व से देगी। कहां से देगी? प्रॉफिट्स या रिजर्व से देगी। लेकिन ये कंपनी कह रही है मैं बैंक से लोन लेकर प्रॉफिट दे दूंगी, मैं बैंक से लोन लेकर। क्या ये कंपनीज एक्ट के अंदर अलाउड है? नहीं। कंपनीज एक्ट ने कितनी पावर दी है? सिर्फ प्रॉफिट्स में से देने की पावर दी है ना, कि आप प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में से दे सकते हो। लोन देकर डिविडेंड, लोन को सोर्स नहीं बनाया जा सकता, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ऐसा करेगी तो उसे माना जाएगा अल्ट्रा वायर्स। उसे क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। दूसरा, अल्ट्रा वायर्स दी एमओए, मतलब कंपनी के एमओए के बाहर जाकर काम करना। यहां पर हम किसके बियॉन्ड जाकर काम कर रहे हैं? कंपनी के एमओए में अलाउड नहीं है। कंपनी के एमओए में अलाउड नहीं था। कंपनी के एमओए में अलाउड था सिर्फ वेजिटेबल्स बेचना, लेकिन हम मोबाइल फोन्स का कॉन्ट्रैक्ट कराए, अलाउड नहीं है। ठीक है, सो बियॉन्ड दी एमओए। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या डायरेक्टर की पावर, मतलब कंपनी को अलाउड था लेकिन डायरेक्टर के पास वो पावर नहीं थी। कंपनी को अलाउड था लेकिन डायरेक्टर के पास वो पावर नहीं थी, उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायरस दी एओए, यानी एओए या डायरेक्टर की पावर के बाहर जाके काम करना। लॉ कहता है ये दोनों एक्ट, ये जो फर्स्ट दो हैं, ये रेटिफाई नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रेटिफाई, लेकिन ये रेटिफाई हो सकता है। अब आप पूछोगे सर रेटिफाई का मतलब क्या होता है? रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूवल लेना, काम होने के बाद, काम कर जाने के बाद अप्रूवल लेना। जैसे गुरप्रीत सर, देखो 2 ऑप्शन होते हैं। गुरप्रीत सर को नूरा मैम बहुत पसंद है, गुरप्रीत सर को नूरा मैम बहुत पसंद है। गुरप्रीत सर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नूरा मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फिट है। एक टाइम के लिए मान लीजिए, पुरानी बात है जब गुरप्रीत सर की शादी नहीं हुई थी, ठीक है, मुझे पसंद है, प्लीज आप हां कर देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। पेरेंट्स यहां पर हां भी कर सकते हैं, पेरेंट्स यहां पर ना भी कर सकते हैं। लेकिन गुरप्रीत सर ने कहा यार मुझे लग रहा है मेरे पेरेंट्स ना बोल देंगे, बड़े चालू हैं, मना कर देंगे। तो गुरप्रीत सर ने क्या किया? गुरप्रीत सर नूरा के साथ शादी कर ली और फिर पहुंचे अपने घर पर, शादी करके अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। इसे बोलते हैं कि मैं अब उनसे क्या करवा रहा हूं? इस एक्ट को रेटिफाई। अब मैं अप्रूवल नहीं मांग रहा, काम हो चुका है, मैं बस कह रहा हूं कि प्लीज इसे
अब अप्रूव कर दो ना, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, हमारी शादी हो चुकी है, इसे अप्रूव कर दो। तो रेटिफाई का मतलब है आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, उसके बाद अप्रूवल लेने जा रहे हो, उसके बाद अप्रूवल लेने जा रहे हो। तो इन केसेस में जब कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के बाहर काम करती है, जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर काम करती है, ठीक है, तो इस केसेस में आप रेटिफाई नहीं करवा सकते। आप सारे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल ले लोगे ना, वो वॉइड ही माना जाएगा, वो वॉइड ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर काम करते हो तो आप उस एक्ट को क्या करवा सकते हो, अपने शेयर होल्डर से रेटिफाई करा सकते हो। सर आर्टिकल्स वाला एक एग्जांपल दो ना, सर डायरेक्टर पावर वाला आर्टिकल वाला एक एग्जांपल दो ना। ठीक है, मैं बताता हूं, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको हो सकता है रात को कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको फिर रात को नींद ना आए, आपकी नींदें उड़ जाए, है ना। नींद तो आपकी उड़ेगी क्योंकि आपको प्यार हो गया है, लेकिन आप दोष लॉ सब्जेक्ट को दोगे, है ना, तो मैं वो नहीं चाहता, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है सर, मान लीजिए एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है टू डू बिजनेस, टू डू बिजनेस ऑफ मोबाइल फोन्स, टू डू बिजनेस ऑफ मोबाइल फोन्स, की कंपनी मोबाइल फोन का बिजनेस कर सकती है, कंपनी मोबाइल फोन का बिजनेस कर सकती है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर, डायरेक्टर कैन इशू चेक, डायरेक्टर कैन इशू चेक ऑफ रुपीज, डायरेक्टर कैन इशू चेक ऑफ रुपीज 2 lakhs ओनली। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने का चेक इशू कर सकता है, 2 लाख रुपए का इशू कर सकता है। टू इशू, टू इशू चेक ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव 2 lakh, it requires, it requires अबे चल जा, it requires approval of, it requires approval of shareholders, it requires approval of shareholders, यानी शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे तब होगा। अब यहां पर मुझे बताओ, क्या कंपनी 2 लाख से ऊपर का चेक इशू कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर कंपनी, अगर ये कंपनी मान लो डीलर से, ये कंपनी डीलर से मान लो 5 लाख के मोबाइल लिए है, कितने के मोबाइल लिए? 5 लाख के, और ये कंपनी अब इशू करना चाहती है 5 लाख का चेक, क्या ये कंपनी कर सकती है या नहीं? क्या ये कंपनी की पावर में है या नहीं? तो ये कंपनी की पावर में है, कंपनी की पावर में है। सिर्फ इसे करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, डायरेक्टर की पावर में नहीं है। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगा, क्या वो इशू कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए एक डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिए बिना, शेयर होल्डर का अप्रूवल लिए बिना 5 लाख का चेक इशू कर दिया, 5 लाख का चेक इशू कर दिया बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के। क्या यह काम हो चुका है? यस। क्या यह काम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर है? बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से हमें चेक इशू करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए था, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए था। तो लॉ कह रहा है ये जो डायरेक्टर ने काम किया है ना, ये काम अब हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें इसे सही करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम बाद में भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेकर, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेकर इसे क्या कर सकते हो, रेटिफाई कर सकते हो, इसे रेटिफाई कर सकते हो। यानी कोई काम जो हमने आर्टिकल्स के बाहर किया या डायरेक्टर ने अपनी पावर के बाहर कर दिया, अब वो काम तो हो गया, शेयर होल्डर से अप्रूवल तो लिया नहीं, लेकिन ये जो काम है, ये जो काम है, आप शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाकर उसे रेटिफाई करवा सकते हो, उसे रेटिफाई करवा सकते हो। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं बुक से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज जो मुझे मेजॉरिटी बातें बतानी थी वो सब बता चुका हूं मैं।
डन। चलिए मुन्नी ब्रेक का टाइम हो गया। अबे मुन्नी ब्रेक का भी टाइम नहीं हुआ है, अब फटाफट सुनते चलो। सारे बच्चे खोलो, अब सब कुछ डिस्कस हो चुका है, मुझे नहीं लगता और कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। पेज नंबर 2.33, पेज नंबर 2.33, ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बोलता है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम में क्या मेंशन होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए जिसके लिए कंपनी बनाई जा रही है, पर्पस जिसके लिए कंपनी बनाई जा रही है, एंड एनी मैटर कंसीडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, मतलब इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स भी। मेन ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपनी को इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, इंसिडेंटल मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी ऐसी पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ऐसी पब्लिक कंपनी है या ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो आईएफएससी में काम करती है, आईएफएससी में कौन सी कंपनी काम करती है? मैंने आपको बताया था मेनली बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, बैंकिंग कंपनी जिन्हें कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें कौन रेगुलेट करता है? इरडा। और स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के साथ स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनी, स्टॉक ब्रोकर जिन्हें कौन देखता है? सेबी देखता है। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी आईएफएससी में काम कर रही है, यानी अभी के लिए तो इंडिया में एक ही है गिफ्ट सिटी, वहां पर काम कर रही है, तो उसके ऑब्जेक्ट में मेंशन क्या होगा? उसके ऑब्जेक्ट में क्या मेंशन होगा? कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली है। अब चाहे वो बैंकिंग की हो, इंश्योरेंस की हो, और उसे किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? अगर बैंकिंग होगी तो आरबीआई से अप्रूवल लेगी, अगर इंश्योरेंस होगी तो इरडा से अप्रूवल लेगी, और अगर स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर होगा तो सेबी से अप्रूवल लेगा। यही बात बेटा नीचे पॉइंट में लिखी है कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज देने के लिए बनाई गई है। कौन से एक्ट के अंदर? एसईजेड एक्ट। इन्हें एसईजेड में ही तो आईएफएससी क्या है? एक टाइप का एसईजेड है। ओके, एंड इन अकॉर्डेंस विद दी, और इसने लाइसेंस भी ले लिया है कहां पर ऑपरेट करने के लिए? आईएफएससी सेंटर में ऑपरेट करने के लिए। किससे लाइसेंस ले लिया है? या तो आरबीआई से, अगर बैंकिंग कंपनी होगी तो आरबीआई से, अगर इंश्योरेंस कंपनी होगी तो इरडा से, और अगर स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज होगा तो सेबी से अप्रूवल ले लिया है। तो सेबी से अप्रूवल ले लिया है तो आईएफएससी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में लिखा होगा कि वो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली है आईएफएससी में काम करके, आईएफएससी में काम करके। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट के बाहर काम कर सकती है क्या? क्या कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? द आंसर इज नो। अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट, कंपनी डिपार्ट नहीं कर सकती कोई ऐसा काम जो बियॉन्ड या आउटसाइड है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के, जो बियॉन्ड या आउटसाइड है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के, जो उसके मेमोरेंडम में मेंशन्ड है। अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है तो ऐसे एक्ट को हम अल्ट्रा वायर्स एक्ट बोलते हैं, और वो लॉ की नजरों में क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है, और इसे रेटिफाई भी नहीं करा जा सकता। यानी अगर सारे शेयर होल्डर मिलकर अपनी कंफर्मेशन भी दे देना तो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर किए गए काम को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आर्टिकल्स के बाहर काम किया हो तो वो रेटिफाई हो जाएगा क्या? हां। अगर बोर्ड ने, डायरेक्टर्स ने अपनी पावर के बाहर काम किया होगा तो वो रेटिफाई हो जाएगा क्या? हां। तो यही बात उन्होंने बोली है। नोट, अल्ट्रा वायरस एक्ट अगर डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर किया गया है, यानी डायरेक्टर ने अगर अपनी पावर के बाहर कोई भी काम किया है, उसे रेटिफाई करा जा सकता है, उसे रेटिफाई करा जा सकता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई काम किया गया है, कोई भी काम अगर आर्टिकल्स के बाहर किया गया है, क्या उसे भी रेटिफाई कर सकते हैं? यस,
उसे भी शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, उसे भी शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। बस वो काम कंपनी के मेमोरेंडम से बाहर नहीं होना चाहिए, बस वो काम मेमोरेंडम से बाहर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डायरेक्टर के पास सिर्फ 10,000 रुपए की चेक करने की अथॉरिटी थी, लेकिन उसने चेक 12,000 रुपए का इशू कर दिया, तो क्या कंपनी इसको रेटिफाई करा सकती है? क्योंकि ये डायरेक्टर की पावर के बाहर था। द आंसर इज यस, कंपनी अगर चाहे तो इसे क्या करा सकती है? रेटिफाई करा सकती है, इसे रेटिफाई करा सकती है। चलिए यहां पर 3 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तुझे देखा तो ये जाना। चल, आपको कोई और गाना नहीं आता क्या? बेटा गाना तो मुझे ये भी नहीं आता, तो 3-4 लाइनें आती है, बस गा लेता हूं। हाँ, वंश कह रहा है मत दो सर ब्रेक, लिंक टूट जाएगी। बेटा लिंक अभी बनी ही नहीं थी, लिंक कैसे टूट जाएगी बेटा? अब 1 घंटा हो गया, 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक तो बनता है ना यार विशाल। याद कैसे करना है, याद कैसे करते हैं विशाल? बचपन से तुमने कैसे याद किया था? सर स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अपना मेंबरशिप नंबर दे दीजिए। बेटा स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए तुम मेरा मेंबरशिप नंबर यूज नहीं कर पाओगे। रीजन इज कि मेरा एसएसपी पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से मैंने बहुत बारी पासवर्ड रीसेट करने की भी कोशिश करी है, बट नहीं हो रहा है। तो अगर तुम मेरा मेंबरशिप नंबर डाल दोगे तो मैं उसे अप्रूव नहीं कर पाऊंगा, ये इशू है। यस नबील अंसारी। स्नेहा बेटा सीए के साथ कॉलेज कैसे मैनेज किया था? मेरा रेगुलर कॉलेज था ही नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाता था, सिर्फ एग्जाम देने में बीकॉम के कॉलेज जाता था। और अभी तक बीकॉम की मैं डिग्री भी लेकर नहीं आया हूं कॉलेज से, अभी तक नहीं लाया हूं। मुझे बीकॉम 2017 में पास किया था, आज तक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। सर अपनी सैलरी बता दो बेटा। मेरी सैलरी बेटा 3,500 रुपए महीना है बेटा, 3,500 रुपए महीना है। गिफ्ट सिटी क्या है आदर्श? उसके लिए बेटा तुम्हें चैप्टर 1 देखना पड़ेगा, चैप्टर 1। इंटर आलिया क्या है बेटा? उसके लिए भी तुम्हें चैप्टर 1 देखना पड़ेगा, या चैप्टर 2 में ही बताया था। जो चीज बता चुके हैं उसे बार बार पूछोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और जो स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया था उनका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक बच्चा पूछेगा सर कंपनी क्या होती है, ये बता दो। सर एलआईसी को कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी क्यों नहीं माना जाता, ये बता दो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए आइए, बुक की अपडेट क्या है बेटा? मैं तो बता चुका हूं बेटा, बुक आएंगी आपकी 31 मार्च को। ठीक है, हाँ अनोटेड फाइल अपलोड कर दूंगा। अन्य मैं सॉरी, मैं भूल गया यार अनोटेड फाइल अपलोड करना चैप्टर 1 की। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, मैं दिल से आपसे सॉरी मांगता हूं।
ओके, मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा आपको चैप्टर 1 की एनोटेड फाइल जो आईसीआई मॉड्यूल की है ड्राइव पर। वो मेरी गलती है, मैं मानता हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे, ब्रेक खत्म हो गया है। तो चलिए क्या बोला है, इट इज वर्थ नोटिंग, ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि कंपनी का मेमोरेंडम जो है वो अल्टर किया जा सकता है। किया जा सकता है कैसे? अरे भैया सेक्शन 13 पढ़ेंगे ना, उसमें पता चलेगा कि सेक्शन 13 को फॉलो करके अगर आप चाहो तो अपने मेमोरेंडम को अल्टर करके उसका स्कोप बढ़ा सकते हो। स्कोप मतलब पहले सिर्फ वेजिटेबल बेचते थे, अब मोबाइल फोन को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो अल्ट्रेशन कैसा होगा? प्रोस्पेक्टिव अल्ट्रेशन माना जाएगा या रिट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव अल्ट्रेशन होता है या रिट्रोस्पेक्टिव? हमेशा प्रोस्पेक्टिव अल्ट्रेशन होगा, मतलब जिस तारीख को चेंज हुआ उस तारीख के बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड माना जाएगा, उसके जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो वॉइड थे और वॉइड ही रहेंगे। तो ये जो अल्ट्रेशन अगर आप करते हो वो कौन सा अफेक्ट लेगा? प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट लेगा, यानी जिस तारीख को चेंज हुआ है उस तारीख से वो लागू किया जाएगा, ना कि वो रिट्रोस्पेक्टिव किसी पुरानी डेट से आएगा। हेंस अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस था तो वो अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। यानी कौन से तरीके की बात कर रहे हैं? मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक सही तरीका और एक रॉन्ग तरीका। ये रॉन्ग तरीके की बात कर रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया और अल्ट्रेशन बाद में करा, तो वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले किया था वो वॉइड था और वॉइड ही रहने वाला है। वॉइड था, वॉइड ही रहने वाला है। अब एक बच्चे का बार बार क्वेश्चन आता है कि सर हम ये तो समझ गए कि आपका मेन पर्पस हम समझते हैं, सर मेन पर्पस हम समझते हैं कि आपने बोला कि आपने गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड खरीद है ना, प्राइवेट लिमिटेड खोली है, उसका मेन पर्पस है कस्टमर्स को समोसे बेचना। बट सर इंसिडेंटल उससे रिलेटेड क्या होता है? क्योंकि लॉ कह रहा है कंपनी मेन पर्पस तो फॉलो कर ही सकती है, साथ ही साथ कोई ऐसा काम भी कर सकती है जो इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और उसे हम अल्ट्रा वायरस नहीं मानेंगे। अगर गुरप्रीत सर समोसे बेचने के लिए, अगर गुरप्रीत सर समोसे बेचने की कंपनी खोलते हैं, क्या गुरप्रीत सर बिल्डिंग खरीद सकते हैं, शॉप खरीद सकते हैं क्या? रेंट पर खरीद सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वहां से मैं बेचूंगा। क्या मैं फर्नीचर खरीद सकता हूं? यस। जब कोई कस्टमर आएगा तो मैं उससे पैसे लूंगा, क्या पैसे लेने की अथॉरिटी है हमें? यस। अगर वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे देगा तो क्या मैं उसे बाकी का चेंज वापस करूंगा? यस। क्या मैं उसे इनवॉइस इशू करूंगा? ये सारे काम क्या है बेटा? इंसिडेंटल्स काम है। इंसिडेंटल क्या? समोसा खरीदने, समोसा बनाने के लिए मुझे आलू खरीद के लाना पड़ेगा, मुझे कढ़ाई खरीद के लानी पड़ेगी, मुझे तेल खरीद के लाना पड़ेगा कि नहीं? ये सभी क्या है बेटा? इंसिडेंटल काम है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एक ऑफिस या तो खरीदना पड़ेगा या तो रेंट पर लेना पड़ेगा। आपको इनवॉइस क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। आपको पेमेंट रिसीव होगी, कस्टमर को कोई सामान बेचोगे तो पेमेंट मिलेगी। अगर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो पेमेंट करोगे। ये सभी काम क्या है? इंसिडेंटल काम है। ये सभी काम क्या है? इंसिडेंटल काम है। चलिए अब आते हैं, अब यहां से चालू होता है बेटा एसेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एसेंस मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्यों आया, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? बेटा ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को और कंपनी के क्रेडिटर्स को। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? नॉर्मली ये प्रोटेक्ट किसको करता है? अल्ट्रा वायरस प्रोटेक्ट करता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को और कंपनी के क्रेडिटर्स को, या उस इंसान को जो कंपनी के साथ डील कर रहा है। सर ये शेयर होल्डर को कैसे बचा रहा है? सर ये डॉक्ट्राइन क्रेडिटर को कैसे बचा रहा है? मेरे बच्चा, मेमोरेंडम में क्या लिखा था? मेमोरेंडम में लिखा था कि कंपनी सिर्फ किस चीज का बिजनेस कर सकती है? वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकती है। कंपनी कोई और काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी कहीं और पैसा लगाएगी, जो पैसा वेजिटेबल बिजनेस में लगना चाहिए था, वो पैसा अगर कंपनी किसी और बिजनेस में लगाना चाहेगी तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? क्या शेयर होल्डर उसे रोक सकते हैं कि देख तेरे एमओयू में ये चीज अलाउड नहीं थी? क्या क्रेडिटर को पता चल जाएगा कि यार क्रेडिटर ने पैसा दिया था वेजिटेबल बिजनेस के लिए दिया था, मोबाइल फोन के बिजनेस के लिए नहीं दिया था? तो अल्टीमेटली इससे किसको बेनिफिट हो रहा है? शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को मेन बेनिफिट हो रहा है। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को मेन बेनिफिट हो रहा है जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा
लगाया हुआ है या जिन्होंने कंपनी से अपना पैसा लेना था, क्योंकि कंपनी अब उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह लगा नहीं सकती है जहां पर उसे एमओए ने पावर नहीं दी, जहां पर उसे एमओए ने पावर नहीं दी। उसके बाद आता है बेटा एनंसिएशन। एनंसिएशन का मतलब क्या है? ओरिजिन। इस डॉक्ट्राइन का जन्म कौन से केस लॉ से हुआ था? तो इस डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ था बेटा, एक क्लासिक केस था, अशबरी रेलवे कैरिज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची के केस से हुआ था। वहां से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक जजमेंट दिया था। उसके बाद ये कई सारे केसेस में फॉलो हुआ है और आज भी फॉलो होता है, बट इसका जन्म जो हुआ था, जो ओरिजिन हुआ था, वो इस केस लॉ से हुआ था और इसीलिए ये केस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस कंपनी के मेमोरेंडम में के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस मेन चीज पढ़नी है, मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। मेन चीज यही है, मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि यहां पर पूरा केस लॉ किस वर्ड पर बना था? इस वर्ड पर। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या कवर होगा? क्या जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कंपनी दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बिकॉज लिखा है जनरल है, जो मन में आए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और इसी पर ही क्वेश्चन उठा था। तो इस कंपनी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा रिची भाई के साथ। इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? रिची भाई के साथ। क्या किया कि हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे, यानी पैसा उधार देंगे। किस लिए पैसा उधार देंगे? रेलवे लाइन बनाने के लिए। कहां पर रेलवे लाइन बनाने के लिए? बेल्जियम के अंदर रेलवे लाइन बनाने के लिए। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कंपनी ने रेपुडिएशन कर दिया। रेपुडिएशन का मतलब लिख लेंगे कैंसिलेशन। कंपनी ने क्या कर दिया? कैंसिलेशन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन कर दिया बाय द कंपनी। ये कहकर क्या रीजन दिया रिची को कि रिची भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस चीज की पावर नहीं है कि हम किसी को लोन दे सके, इस रीजन पे, क्योंकि ये एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। रिची ने इस बात को नहीं माना और रिची ने क्या कर दिया? केस कर दिया कंपनी के ऊपर डैमेजेस का। क्या रीजन देकर? उसने कहा कि कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। रिची के हिसाब से, रिची ने कंपनी का एमओए पढ़ा है और रिची के हिसाब से कंपनी के मेमोरेंडम में वर्ड कौन सा यूज है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड यूज है, और जनरल कॉन्ट्रैक्टर से कंपनी के पास पावर आ चुकी है कि कंपनी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यानी जनरल कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कंपनी मुझे लोन दे सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी मुझे लोन नहीं दे रही है। यह कंपनी की पावर में था और कंपनी ने शेयर होल्डर से अप्रूव भी करा लिया था। तो प्लीज कंपनी को बोलो या तो मुझे डैमेजेस दे दे या मुझे लोन दे दे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा रिची बेटा ऐसे पढ़ाई करता, ऐसे लॉ पढ़ेगा। क्या कहा? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हेल्ड मतलब फाइनल डिसीजन क्या दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट है और ये क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड, यानी ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। क्यों? इसके पीछे लॉर्ड्स ने क्या रीजन दिया? लॉर्ड्स ने, यहां लॉर्ड जस्सी की बात नहीं हो रही है, लॉर्ड्स ने क्या रीजन दिया कि देखो ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड तुम पढ़ रहे हो ना, जिस तरह से तुमने इसका इंटरप्रिटेशन करा है, जिस तरह से तुमने इसका मीनिंग निकाला है, और तुम्हें लगता है कि ये कंपनी कुछ भी कर सकती है, नहीं। इसका मतलब यहां पर है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? जो कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि इससे पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे आपने पेन, पेंसिल और अदर आइटम्स में स्टेशनरी, कैसे पता चला अदर आइटम्स में स्टेशनरी आएगी? क्योंकि पहले पेन पेंसिल लिखा था। वैसे ही यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे पता चला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने चाहिए? क्योंकि उससे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ड लिखा था। ठीक है, ओके सर। सो कोर्ट ने हेल्ड करा, अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी, अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दे, मतलब सब लोग रेटिफाई कर दें, सबने रेटिफाई कर दिया कि हां हां तुम कंपनी लोन दे दो, कंपनी लोन दे दो रिची को, फिर भी ये अल्ट्रा वायर्स था और अल्ट्रा वायर्स रहेगा, क्योंकि एमओए के बाहर किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता। वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव चेंज हो सकता है, बट वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर वो डायरेक्टर को अथॉरिटी दे भी देते हैं, तब भी हम इसे क्या मानेंगे? अल्ट्रा वायर्स मानेंगे।
अल्ट्रा वायर्स मानेंगे। यानी इसका करेक्ट तरीका क्या है? सबसे पहले इसका करेक्ट तरीका यह होगा कि शेयर होल्डर को पहले अपना एमओए चेंज करना चाहिए। एमओए चेंज करने के बाद तुम्हारे साथ दोबारा फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तब जाकर यह वैलिड होगा। यह जो तरीका तुमने अपनाया, कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया और बाद में रेटिफाई कर लिया, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के क्या है? अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि इसे कंपनीज एक्ट क्या करता है? प्रोहाइबिट करता है। इसे कंपनीज एक्ट क्या करता है? प्रोहाइबिट करता है। और इस डॉक्ट्राइन का अफेक्ट क्या आया? इस डॉक्ट्राइन से आने का फायदा क्या हुआ? इससे दो फायदे हुए, दो फायदे। एक, अगर कंपनी ऐसी जगह पैसा लगाने जा रही है जहां पर उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करता, तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है, कंपनी का जो मेंबर है, वो कोर्ट से ऑर्डर ला सकता है। कौन सा ऑर्डर ला सकता है? इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है। इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी चीज से रोकने का ऑर्डर। जब शेयर होल्डर इंजंक्शन का ऑर्डर लाएगा तो किस चीज का ऑर्डर लाएगा? कि कंपनी को रोको, कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है उससे उसे रोक दीजिए, उसे रोक दीजिए। नहीं सर नहीं समझ रहा। अबे यार, तुम्हें एक ही एग्जांपल कितनी बार देना पड़ेगा यार? सिंपल सी बात है। देखो, कंपनी के एमओए में लिखा था, कंपनी के एमओए में लिखा था कि कंपनी अब किस चीज का बिजनेस लें? कंपनी शूज का बिजनेस कर सकती है, कंपनी शूज का बिजनेस कर सकती है। ठीक है, कंपनी शूज का बिजनेस कर सकती है। अब इस कंपनी ने क्या किया? मिस्टर जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कंपनी ने क्या किया? मिस्टर जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कंपनी इसे कंपनी ने बोला हम तुम्हें क्या देंगे? हम तुम्हें क्या देंगे? हम तुम्हें देंगे शूज की जगह कुछ बढ़िया सा बताओ यार। मोबाइल फोन का एग्जांपल बहुत हो गया, क्या दे सकते हैं बिजनेस में? चलो पीसी ले लेते हैं कि हम तुम्हें 1000 पीसी बेचेंगे और जेड ने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा? प्राइस दूंगा। तो अगर कंपनी कोई ऐसा काम करने जा रही है जो अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं ना, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो कोर्ट में अप्लाई करके इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं। इंजंक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन ऑर्डर में क्या लिखा होगा? इंजंक्शन ऑर्डर में लिखा होगा कि कंपनी तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है, तुम इसके साथ क्या नहीं कर सकती? प्रोसीड नहीं कर सकती। हम तुम्हें स्टॉप कर रहे हैं, हम तुम्हें रोक रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने से। एंड सेकेंड पॉइंट है कि मिस्टर जेड कंपनी पर केस नहीं कर सकता ये कहकर कि मुझे तुमने वादा किया था 1000 पीसी देने का, अपना वादा पूरा करो, मुझे 1000 पीसी चाहिए। तुमने वादा करा था तुम मुझे 1000 पीसी दो, तुमने वादा किया था तुम मुझे 1000 पीसी दो। ऐसा वो केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या था? अल्ट्रा वायरस था, और अल्ट्रा वायरस था तो वॉइड था, अल्ट्रा वायरस था तो वॉइड था। यही दोनों बात यहां पर लिखी है कि जब भी कोई कंपनी ऐसा काम करने जा रही है जो अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी का कोई भी मेंबर कोर्ट में जाकर इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है टू रिस्ट्रेन, मतलब टू स्टॉप इट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद अल्ट्रा वायरस एक्ट, फ्रॉम प्रोसीडिंग इट विद अल्ट्रा वायरस एक्ट। नाइदर पार्टी, ना कंपनी जेड पर और ना जेड कंपनी पर केस कर सकता है इन्फोर्स कराने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो नहीं मांग सकता कि तुम मुझे 1000 पीसी वाला वादा पूरा करो, नहीं कर सकता। और इसका रीजन कहां एक्सप्लेन है? कह रहे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो मैंने आपको बता दिया कि जेड कोर्ट में जाकर क्यों नहीं कह सकता कि मुझे 1000 पीसी चाहिए, क्योंकि लॉ कहेगा कि तुझे हमने माना हुआ है कि तूने एमओए पढ़ा था, और एमओए में तो कहीं लिखा ही नहीं था कि कंपनी पीसी बेच सकती है। एमओए में तो लिखा था कंपनी सिर्फ जूता बेच सकती है, और इसीलिए तू नहीं कह सकता। तो यहां पर उन्होंने लिखा तो है कि रीजन एक्सप्लेन किया कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, बट आपको पहले से ही पता है कि रीजन क्या है, आपको पहले से ही पता है रीजन क्या है। चलें आगे। चलते हैं आगे। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज खत्म होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस खत्म होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस खत्म होता है। दोबारा आएगा आगे जाके, मैं दोबारा एक बारी बता दूंगा, अगर किसी को नहीं समझा होगा जब भी बुक में आएगा मैं एक बारी दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लॉज आता है बेटा, नेक्स्ट क्लॉज आता है लाइबिलिटी क्लॉज।
नेक्स्ट क्लॉज कौन सा आता है? लाइबिलिटी क्लॉज। मुझे बताओ इस लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लाइबिलिटी बताई जाती है या कंपनी की लाइबिलिटी बताई जाती है? किसकी लाइबिलिटी मेंशन होती है लाइबिलिटी क्लॉज में? मेंबर्स की लाइबिलिटी या कंपनी की लाइबिलिटी? हमेशा याद रखना लाइबिलिटी क्लॉज में किसकी लाइबिलिटी मेंशन होती है? ऑफ मेंबर्स, ऑफ मेंबर्स। और इसमें तीन टाइप की लाइबिलिटी होती है, इसमें तीन टाइप की लाइबिलिटी होती है, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कितने अमाउंट तक? अनपेड अमाउंट तक। कितने अमाउंट तक? अनपेड अमाउंट तक। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है? अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कितने अमाउंट तक? अमाउंट मेंशन्ड इन एमओए, अमाउंट मेंशन्ड इन एमओए। और ये पैसा कब मंगाया जाएगा? ओनली ऑन वाइंडिंग अप, ओनली ऑन वाइंडिंग अप। और तीसरा, अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है, अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है तो यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कोई भी मेंबर्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। देखो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में मेंशन है कि कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, वहां पर लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या होगी? लिमिटेड होगी। बट कितने अमाउंट तक लिमिटेड होगी? टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितने शेयर्स वो होल्ड करते थे, जितने शेयर्स वो होल्ड करते थे, अगर उस पर कोई पैसा पे होना बाकी है, अगर उस पर कोई पैसा पे होना बाकी है तो उस पर वो कर सकते थे। सारे बच्चे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, खुद से रीड कर लो, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। और यहां पर लिख लेना एग्जाम्पल पे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का एग्जाम्पल है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का एग्जाम्पल है, खुद से रीड करो, खुद से, खुद से रीड करेंगे। थोड़ा इधर हो जाऊं क्या? दिख रहा है ना पूरा? बताने की जरूरत तो नहीं है इसे? कोई ऐसा तो नहीं है कद्दू बच्चा क्लास में जो कहे कि सर समझा दो? मुझे नहीं लगता इसे बताने की जरूरत है मुझे, इस एग्जाम्पल को एटलीस्ट। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं जो आपने सीखा नहीं था। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं जो आपने सीखा नहीं था। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान से सुन लेना, यह आपने फाउंडेशन में नहीं सीखा होगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लियो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो भी कह रहा हूं कान खोल के सुन लेना। ठीक है,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है सर? मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। सर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, वेरी गुड। कितनी लिमिटेड होती है? अप टू विच अमाउंट मेंशन्ड इन एमओए। अप टू विच अमाउंट मेंशन्ड इन एमओए। यस और नो? और यहां पर जो सबसे बड़ा कैच है, सबसे बड़ा कैच है वो ये है कि कंपनी जब पैसा कब मंगाया जा सकता है? ओनली एंड ओनली ऑन वाइंडिंग अप। कब मंगा सकते हैं पैसा? ओनली एंड ओनली ऑन वाइंडिंग अप। पहला क्वेश्चन यह है, क्या अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो पैसा मंगाना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? क्या पैसा मंगाना ही पड़ेगा या नहीं भी मंगाया तो चलेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या मैंडेटरी होता होगा या ऑप्शनल होता होगा? तो हमेशा याद रखना बेटा, पैसा कब मंगाएंगे? अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग एसेट्स, अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग एसेट्स कम पड़ रहे हैं लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तभी तो पैसा मंगाओगे। अगर कंपनी के पास एग्जिस्टिंग एसेट्स इनफ है तो आपको पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है। पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है ना? पैसा कब मंगाया जाता है? जब कंपनी के पास एसेट्स कम पड़ गए और लोगों का पैसा ज्यादा देना था वाइंडिंग अप पे, तो पैसा अगर कम पड़ गया तो कहेंगे अरे भैया आपने गारंटी दी थी, जरा इनका पैसा दे दो, जरा इनका पैसा दे दो। ठीक है, अब यहां पर एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि वाइंडिंग अप पे सबसे पैसा मंगाया नहीं जाएगा, सबसे पैसा मंगाया नहीं जाएगा। पैसा कब मंगाया जाएगा? अगर वाइंडिंग अप होगी और पैसा कम पड़ेगा तब मंगाया जाएगा। अब मान लीजिए ये कंपनी जो है, मान लीजिए 31 दिसंबर को एक कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024 को वाइंडिंग अप में चली गई। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। 1 जनवरी 2024 एक कंपनी थी जो 31 दिसंबर 2024 को वाइंडिंग अप में चली गई, जिसमें कितने मेंबर्स थे? जिसमें मिस्टर ए मेंबर था, मिस्टर बी मेंबर था, मिस्टर सी मेंबर था। जब वाइंडिंग अप में कंपनी गई तो उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे? मिस्टर ए बी सी मेंबर्स था। लेकिन 1 जनवरी को इसमें मेंबर्स थे ए बी सी डी ई एफ जी। कितने मेंबर्स थे? ए बी सी डी ई एफ जी। जब साल चालू हुआ था तो 7 मेंबर्स थे। यहां पर बेटा, यहां पर डी चला गया, डी ने मेंबरशिप त्याग दी, डी ने मेंबरशिप छोड़ दी। यहां पर ई ने मेंबरशिप छोड़ दी, यहां पर एफ ने मेंबरशिप छोड़ दी, यहां पर जी ने मेंबरशिप छोड़ दी। इन सब ने क्या करा? मेंबरशिप कंपनी की छोड़ दी। अब जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप में गई, जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो सिर्फ 3 ही मेंबर्स बचे थे, सिर्फ 3 ही मेंबर्स बचे थे कंपनी में, ए बी सी, ओनली 3 मेंबर्स बचे थे। बाकी सब लोग क्या छोड़ चुके थे? बाकी सब लोग मेंबरशिप छोड़ चुके थे। अब वाइंडिंग अप में, वाइंडिंग अप जब भी होता है ना तो कौन करवाता है उसे? वाइंडिंग अप एनसीएलटी कराता है। कौन कराता है? एनसीएलटी बोलो या ट्राइब्यूनल बोलो, एनसीएलटी बोलो या ट्राइब्यूनल बोलो, ये वाइंडिंग अप कराता है और वो लिस्ट बनाता है। किसकी लिस्ट बनाता है? जिन्हें वाइंडिंग अप में पैसा देना है, और उनको बोलते हैं लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब जिनका वाइंडिंग अप में पैसा देना बनता है, वो मेंबर्स जिनका कंपनी में वाइंडिंग अप में पैसा देना बनता है। क्या एबीसी का पैसा देना बनता है? यस, ए का भी पैसा देना बनता है, बी का भी पैसा देना बनता है, सी का भी पैसा देना बनता है। बट क्वेश्चन ये आता है, लास्ट 12 महीनों में, लास्ट 12 महीनों में डी ने मेंबरशिप छोड़ दी, ई ने मेंबरशिप छोड़ दी, एफ ने मेंबरशिप छोड़ दी, जी ने मेंबरशिप छोड़ दी। क्या इनसे भी पैसा मंगाया जा सकता है? क्या जो लोग कंपनी के वाइंडिंग अप जाने से पहले, जो लोग कंपनी के वाइंडिंग अप जाने से पहले मेंबरशिप छोड़ चुके थे, क्या उनसे पैसा मंगाया जा सकता है?
या गारंटी का नहीं? ये एक सवाल आता है और इसका आंसर आपको हम पहले ये पढ़ेंगे, इसका आंसर यहां पर पढ़ेंगे। आइए, क्या लिखा है? इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अमाउंट हर मेंबर ने वादा किया था कंट्रीब्यूट करने के लिए, किस लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए वादा किया था? दो रीजन। एक तो अगर वाइंडिंग अप में पैसा कम पड़ गया तो कंपनी के एसेट्स में पैसा डाल देंगे, या वाइंडिंग अप का जो खर्चा आएगा उसके लिए, या तो वाइंडिंग अप के खर्चे के लिए पैसा डालेंगे, या अगर लायबिलिटीज पे करने में पैसा कम पड़ गया तो उसके एसेट्स में पैसा डाल देंगे। लेकिन वाइल ही इज अ मेंबर, यानी वो करंट मेंबर है, या वो एक साल, विद इन एक साल, मतलब वाइंडिंग अप के विद इन एक साल में ही सीजेस टू बी अ मेंबर, किस किस की लायबिलिटी होगी? जो वाइंडिंग अप पे मेंबर था उसकी तो लायबिलिटी है, जो वाइंडिंग अप पे मेंबर था उसकी तो लायबिलिटी है, उसकी तो लायबिलिटी है, लेकिन जिसने छोड़ दी, कब छोड़ दी? वाइंडिंग अप से एक साल के अंदर जिन मेंबर्स ने छोड़ी है उनकी भी लायबिलिटी होगी फॉर पेमेंट्स ऑफ द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एज मे हैव कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी द मेंबर, बिफोर ही सीजेस टू बी द मेंबर। यानी एबीसी से भी पैसा मांगेंगे और डीईएफजी से भी पैसा मांगेंगे, दोनों से पैसा मांगा जाएगा, दोनों से। लेकिन पहले पैसा किससे मांगेंगे? पहले एबीसी से मांगेंगे। पहले पैसा किससे मांगा जाएगा? एबीसी से। इनको बोलेंगे ए लिस्ट, इनको ए लिस्ट बोल देंगे जो करंट मेंबर है, और फिर इनसे पैसा मांगा जाएगा, इनको बोल देंगे बी लिस्ट। फिर अगर तब भी कम पड़ गया तो डीईएफजी से पैसा मांगा जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि डी से जो पैसा मांगा जाएगा वो कौन सी लायबिलिटीज के लिए मांगना चाहिए? जो इसके मेंबर बनने से पहले कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करी थी, या इसके मेंबरशिप छोड़ने के बाद? इसके मेंबरशिप छोड़ने से पहले कंपनी ने जो लोन लिया था उसके लिए डी लायबल होना चाहिए, या इसके मेंबरशिप छोड़ने के बाद अगर कंपनी ने लोन लिया तो उसके लिए लायबल होना चाहिए? सोचकर बताना। डी की मेंबरशिप कहां तक होनी चाहिए? डी की जो लायबिलिटी होगी वो लायबल तो है, लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल है? उसकी मेंबरशिप छोड़ने से पहले जितने भी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करे थे, और अगर वो वाइंडिंग अप पर पे नहीं हुए हैं, अगर वो वाइंडिंग अप पे पे नहीं हुए हैं, उन पैसों के लिए डी लायबल होगा, गारंटी का पैसा। और कितना लायबल होगा? अनलिमिटेड नहीं यार, जितनी उसने गारंटी ले रखी थी, जितनी लायबिलिटी गारंटी जितनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं कर दी है, यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं करी है, जितनी उसने गारंटी ले रखी थी उतना ही पैसा मंगाएंगे। सिमिलरली जब ई ने कंपनी की मेंबरशिप छोड़ी, जब ई ने कंपनी की मेंबरशिप छोड़ी, तो जिस दिन उसने मेंबरशिप छोड़ी उससे पहले अगर कंपनी ने कोई लोन लिया था और वाइंडिंग अप की डेट तक पे नहीं हुआ, उससे पहले अगर उसने लोन लिया था और वाइंडिंग अप की डेट पर पे नहीं हुआ, तो क्या ई उसके लिए लायबल होगा? यस। लेकिन ई ने मेंबरशिप छोड़ दी, उसके बाद अगर कंपनी ने कोई लोन लिया, क्या उसके लिए वो लायबल होगा? नहीं, क्योंकि वो कंपनी का उस टाइम पर मेंबर ही नहीं था। तो ई कहां तक लायबल होगा? यहां तक, यहां तक, उसके बाद के लिए। सिमिलरली जहां पर एफ ने छोड़ा, जिस दिन एफ ने छोड़ा, एफ के छोड़ने से पहले कंपनी ने जितने भी लोन लिए होंगे और अगर वो वाइंडिंग अप की डेट तक पे नहीं हुए होंगे, तो उसके लिए तो एफ की गारंटी इन्फोर्स कराई जा सकती है, लेकिन एफ के जाने के बाद, एफ के जाने के बाद वाली। सिमिलरली जी के केस में भी ऐसा होगा, और एबीसी तो वाइंडिंग अप के थे, एबीसी तो वाइंडिंग अप थे, तो वो पैसा देंगे, वो पैसा देंगे। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है मेरे बच्चा, लायबिलिटीज एज मे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। और हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, हमें पता चल जाता है कि यार ये कंपनी लॉस में जा रही है, ये कंपनी वाइंड अप होने वाली है, मेरे से गारंटी मांग लेंगे, खिसक लेता हूं, मेरे से गारंटी मांग लेते हैं, मेंबरशिप ही छोड़ देता हूं इस कंपनी की, कंपनी वैसे भी डूबने वाली है। तो ऐसा आप करोगे तो लॉ ने कहा यार एक साल में जितने भी लोग हैं ना इन्हें पकड़ लेना, एक साल। हाँ, अब एक लिमिट तो सेट करनी थी, तो एक साल की लिमिट उन्होंने सेट कर दी। हाँ, अगर आपने एक साल से पहले कंपनी छोड़ी होगी तो क्या आपको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। एक साल एक लंबा पीरियड हो गया, क्योंकि आप कोई बंदा इतना फ्यूचर नहीं देख सकता, आप देख सकते हो कि 5-6 महीने में डूबने वाली है,
ठीक है, सो यही बात उन्होंने यहां पर लिखी। और लास्ट उन्होंने बोला है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ, यानी अगर किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी ने एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया तो क्या वो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटरी से उस पैसे को रिकवर कर सकता है? बिल्कुल रिकवर कर सकता है, बिल्कुल रिकवर कर सकता है। तो सारे बच्चे इस नोट को खुद से रीड करेंगे, मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपको बनाकर दे दिया। ठीक है, सारे बच्चे इस नोट को रीड कर लो, अब आपको समझ आ जाएगा, अब आपको समझ आ जाएगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा बेटा? जितनी गारंटी दी होगी या जितना लोन होगा, विच एवर इज लोअर। यस दीपांशु। लिस्ट ए बी क्या है बेटा? लिस्ट ए वो मेंबर्स हैं जो कंपनी की वाइंडिंग अप पे मेंबर्स थे। हमारे एग्जाम्पल में लिस्ट ए में कौन था? हमारे एग्जाम्पल में लिस्ट ए में एबीसी थे। जिस दिन कंपनी वाइंडिंग अप पे गई उस दिन पे वो मेंबर थे, तो इनको बोलेंगे लिस्ट ए। ठीक है, और जो 1 साल पहले छोड़ के गए हैं, जो विद इन 1 ईयर छोड़ के गए हैं, विद इन 1 ईयर छोड़ के गए हैं, उन्हें हमने बोला लिस्ट बी। लिस्ट ए प्राइमरी लायबल है, प्राइमरी मतलब पहले पैसा इन्हीं से मांगा जाएगा। अगर इनकी गारंटी से भी पैसा पूरा नहीं होता, अगर इनकी गारंटी से भी पैसा पूरा नहीं होता, तो इस केस में मेरे बच्चा, इस केस में मेरे बच्चा हम इनसे पैसा मांगेंगे, हम इससे पैसा मांगेंगे। वृष्टि कह रही है सर एक और बार समझा दो, कुछ भी समझ नहीं आया। एक और बार समझा दीजिए, कुछ भी समझ। चलो एक और बार समझा देते हैं, एक और बार। ठीक है, आइए एक लास्ट टाइम समझा देते हैं भाई। चलिए सुन लीजिए, वृष्टि के लिए दोबारा समझा रहे हैं। अब बच्चा कहेगा सर लड़की है तो इसलिए दोबारा बता रहे हैं, लड़का होता तो पेल दिए होते उसे। चलिए आइए, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसका नाम है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसका नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड। जिसका नाम क्या है? ए प्राइवेट लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, ए प्राइवेट लिमिटेड। ओके सर, अब यहां पर मेरे बच्चा 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को मयंक, अजय, मयंक अजय, यश, आदित्य, ठीक है, आदित्य। ये 4 मेंबर्स थे, कोई दिक्कत? ये 4 मेंबर्स थे कंपनी के, जिन्होंने गारंटी ले रखी थी, जिन्होंने गारंटी ले रखी थी। मान लीजिए इन्होंने 2 लाख, इन्होंने 2 लाख, इन्होंने 2 लाख, इन्होंने 2 लाख की गारंटी ले रखी थी। ठीक है, कंपनी ने यहां पर 1 करोड़ का लोन लिया। कंपनी ने यहां पर 1 करोड़ का लोन लिया, इस डेट पर 1 करोड़ का लोन लिया, और यहां पर 1 करोड़ का लोन लेने के बाद यहां पर
मयंक ने मेंबरशिप लीव कर दी कंपनी की, मयंक ने मेंबरशिप लीव कर दी। ठीक है, कंपनी ने यहां पर 2 करोड़ का लोन लिया, कंपनी ने यहां पर 2 करोड़ का लोन लिया और यहां पर अजय ने मेंबरशिप लीव कर दी, अजय ने मेंबरशिप लीव कर दी। ठीक है, यहां पर मेंबरशिप लीव कर दी। ओके, अब तीसरा, अब तीसरा तीसरा मेरे बच्चा आता है, यहां पर कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई। 31 दिसंबर 2024 को कंपनी कहां चली गई? वाइंडिंग अप में चली गई। कहां चली गई मेरे बच्चा? वाइंडिंग अप में। मुझे बताओ वृष्टि, यहां पर इस टाइम पर कौन मेंबर है? इस टाइम पर कौन कौन मेंबर बचा है वृष्टि? सर इस टाइम पर सर मयंक और अजय तो जा चुके हैं, मयंक और अजय तो जा चुके हैं, तो सिर्फ यश और आदित्य मेंबर बचे हैं, सिर्फ यश और आदित्य क्या बचे हैं? मेंबर बचे हैं। तो अगर कंपनी को लोन चुकाना पड़ेगा, अगर कंपनी को लोन चुकाना पड़ेगा तो लॉ कह रहा है एनसीएलटी करवाएगा। कौन करवाएगा? ट्राइब्यूनल करवाता है। क्या करवाता है? ट्राइब्यूनल, वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल करवाएगा। वो एक लिस्ट बनाएगा जिसको हम बोलेंगे लिस्ट ए। लिस्ट ए में कौन कौन होगा? लिस्ट ए में होगा वो लोग जो कंपनी की वाइंडिंग अप पे मेंबर थे, यानी यश और आदित्य। यानी अगर पैसा कम पड़ गया, अगर पैसा कम पड़ गया, ठीक है, अगर पैसा कम पड़ गया तो यश और आदित्य की मैं बात करता हूं, इन्हें पैसा देना पड़ेगा, इन्हें गारंटी के अमाउंट तक का पैसा देना पड़ेगा, इन्हें गारंटी के अमाउंट तक का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे बच्चा फिर उन्होंने एक लिस्ट बी बनाई। लिस्ट बी में वो लोग आएंगे, लिस्ट बी के अंदर वो लोग आएंगे जो लास्ट 12 मंथ्स के अंदर मेंबरशिप छोड़कर गए हैं। लास्ट 12 मंथ्स में कौन मेंबरशिप छोड़कर गए हैं? मयंक छोड़ के गया था और अजय छोड़ के गया था। तो लिस्ट बी में आएंगे मयंक और अजय। ठीक है, मयंक और अजय आएंगे। मयंक बेटा लायबल होगा, लेकिन कौन से लोन के लिए? 2 करोड़ लोन के लिए या 1 करोड़ लोन के लिए? मयंक ने जाने से पहले कंपनी ने कौन सा लोन लिया था? 1 करोड़ का लोन लिया था। इस 1 करोड़ में अगर पैसे कम पड़ते हैं तो हम मयंक से उसके 2 लाख रुपए मांग सकते हैं। अजय बेटा किसके लिए लायबल होगा? 1 करोड़ के लिए भी, 2 करोड़ के लिए भी, क्योंकि उसके जाने से पहले ये दोनों लोन लिए हुए थे और उससे भी हम 2 लाख रुपए मांग सकते हैं, उससे भी हम 2 लाख रुपए मांग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि जो पिछले 12 महीने के अंदर मेंबरशिप छोड़कर गए थे ना, जो पिछले 12 महीने के अंदर मेंबरशिप छोड़कर गए थे ना, उनको भी हम पकड़ सकते हैं, उनको भी पकड़ सकते हैं और वो उन पैसे के लिए लायबल होंगे जब उन्होंने छोड़ा था तो जो कंपनी ने पहले से लोन ले रखा था। ठीक है, चलिए ओके सर। आइए अब मैं नेक्स्ट क्लॉज पे चल रहा हूं मेरे बच्चा, नेक्स्ट क्लॉज पे चल रहा हूं। आइए आइए, नेक्स्ट क्लॉज है बेटा कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज कौन सा है? नेक्स्ट क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। क्या कैपिटल क्लॉज हर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है? क्या कैपिटल क्लॉज हर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है? द आंसर इज नो। ये कैपिटल क्लॉज कौन सी कंपनी में होता है? जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होगा, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होगा, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज मेंशन होगा। कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल मेंशन होती है? देखो कंपनी की ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की कैपिटल होती है। एक होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, एक होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, एक होती है कॉल्ड अप की स्पेलिंग कौन गलत लिखता है बे? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, एक होती है
पेड अप शेयर कैपिटल। अभी तक मैंने इन सभी के मतलब आपको बताए नहीं है, रीजन भी है मैंने क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये सभी मैं आपको फोर्थ चैप्टर, शेयर कैपिटल नाम का एक चैप्टर आएगा, फोर्थ चैप्टर, वहां पर स्टार्टिंग में यही डिस्कस करता हूं। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है, इसीलिए मैंने अभी तक इसको नहीं बताया। कई बच्चों ने स्मॉल कंपनी में भी पूछा था सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, बट मैंने उस पर चर्चा नहीं करी थी। फोर्थ चैप्टर के लिए मैं रुका हूं, लेकिन यहां पर कैपिटल क्लॉज में ना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल आती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आती है। कैपिटल क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल आती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बेटा तीन नाम है, कितने नाम है, तीन नाम। इसे नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है, इसे नॉमिनल शेयर कैपिटल के नाम से भी बुलाया जाता है, इसे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के नाम से भी बुलाया जाता है, इसे रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस शेयर कैपिटल के कितने नाम है, तीन नाम है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कंपनी का, जैसे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो इस कंपनी का अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस कंपनी का ये कैपिटल क्लॉज है, इस कंपनी के एमओए में ये कौन सा क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज। क्या लिखा हुआ है, द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 400 करोड़। इस कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, रुपीज 400 करोड़ रुपए। कितनी है, 400 करोड़ रुपए। यानी कंपनी अपने मेंबर को मैक्सिमम कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, कंपनी अपने मेंबर को मैक्सिमम कितनी शेयर कैपिटल यूज कर सकती, इशू कर सकती है, 400 करोड़ रुपए। क्या इससे ज्यादा कर सकती है, द आंसर इज नो। बट क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम एमओए में चेंज करके इसे बढ़ा सकते हैं, यस। क्या हम एमओए में चेंज करके इसे घटा सकते हैं, यस। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इसे घटाया भी जा सकता है, बट करंटली कंपनी की जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 400 करोड़ है। यानी अगर कंपनी शेयर्स इशू करेगी मेंबर्स को तो मैक्सिमम 400 करोड़ के इशू कर सकती है। इसका ब्रेकअप क्या है, इसका ब्रेकअप है, इसमें 40 करोड़ इक्विटी शेयर है, 40 करोड़ क्या है, इक्विटी शेयर है, कितनी वैल्यू के हैं, इनटू ₹10। इसको आप नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हो, इसको आप नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, या आप इसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, फेस वैल्यू भी बोल सकते हो। तो 40 करोड़ इंटू 10 रुपए टोटल करोगे कैलकुलेटर पे तो 400 करोड़ रुपए आएगा, 400 करोड़ रुपए आएगा। तो यही बात उन्होंने बोली कि आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में क्या देते हो, टोटल कैपिटल बताते हो, उसका ब्रेकअप भी बताते हो कि कितने शेयर्स कितनी फेस वैल्यू के हैं, वो भी यहां पर मेंशन होता है, वो भी यहां पर मेंशन होता है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। अगर इससे ज्यादा इशू करनी है, अगर इससे ज्यादा इशू करनी है तो कंपनी को अपना पहले मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम चेंज करके यहां पे फिगर चेंज होगी, उसके बाद ही कंपनी इससे ज्यादा कर पाएगी, इससे ज्यादा रेस कर पाएगी। तो यहां पर देखिए, in case of a company having a share capital, in case of a company having a share capital, memorandum of a company में क्या होता है, the amount of share capital mention होती है, जिसको हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, एमओए किसके पास रजिस्टर होता है, आरओसी के पास रजिस्टर होता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, स्पाइस प्लस फॉर्म भरा था, उसमें एमओए की कॉपी अटैच करे थे कि नहीं करे थे, करे थे। तो यानी आरओसी के पास आपने अपना एमओए रजिस्टर कराया है, मतलब ये जो कैपिटल है ये रजिस्टर्ड है। किसके पास रजिस्टर्ड है, आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। किसके पास रजिस्टर्ड है, आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। सर इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्यों कहते हैं, बेटा ऑथोराइज्ड क्योंकि कंपनी के पास एमओए में अथॉरिटी है इतनी कैपिटल रेस करने की, क्योंकि कंपनी के पास अथॉरिटी है इतनी कैपिटल को रेस करने की, इसीलिए इसे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। सर इसे नॉमिनल कैपिटल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये फेस वैल्यू मेंशन करती है। नॉमिनल वैल्यू अभी बताया ना, फेस वैल्यू, इसीलिए इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। सो इस रजिस्टर्ड बोलो, ऑथोराइज्ड बोलो, नॉमिनल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और इसके अंदर आपको टोटल अमाउंट तो मिलेगा ही, साथ में डिवीजन भी मिलेगा।
कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितनी फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंशन होगा और फेस वैल्यू भी मेंशन होगी। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला, क्या हर मेमोरेंडम टू सब्सक्राइबर को, मतलब जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, क्या हर पर्सन को मिनिमम एक शेयर लेना मैंडेटरी है या नहीं? एक शेयर लेना मैंडेटरी है ना? यस। सो द नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब शॉल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो एक भी शेयर नहीं लेगा और मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लेगा ना। मिनिमम एक शेयर तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मिनिमम एक शेयर तुम्हें लेना पड़ेगा। बस इसमें इतना ही था। उसके बाद आता है बेटा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, उसमें बस एक ही बात मेंशन होती है सब्सक्रिप्शन में कि हम सारे लोग मिलकर क्या बनाना चाहते हैं, एक कंपनी बनाना चाहते हैं। नीचे हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारे नाम के आगे कितने शेयर्स हम ले रहे हैं वो लिखा हुआ है। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में एमओए के कंपनी में, क्योंकि ये चेंज भी नहीं होता, ये हमेशा सेम ही रहता है, एक बार बन गया हमेशा सेम रहेगा। सो द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में मेंशन होगा द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, ईच सब्सक्राइबर जो ले रहा है, जो एक सब्सक्राइबर ले रहा है, कितने ले रहा है, 10 ले रहा है, 20, मिनिमम एक लेना है, बट ज्यादा भी तो ले सकता है, वो उसके नाम के आगे मेंशन रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज हमने पढ़ लिया था कि 1% कंपनी के केस में, नॉमिनी क्लॉज हमने 1% कंपनी के केस में पढ़ लिया था कि नहीं, डिटेल में पढ़ लिया था कि सिर्फ 1% कंपनी के एमओए में ही मेंशन होता है उस पर्सन का नाम जो सब्सक्राइबर यानी मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में नया मेंबर बन जाता है। और यह प्रोविजन हमने ऑलरेडी सेक्शन 3 में डिस्कस कर लिया। देखो इन्होंने भी यही कहा, यह हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट पॉइंट आता है बेटा सेक्शन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट आता है। आपको जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो कंपनीज एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसमें आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एमओए के फॉर्मेट दिया हुआ है, एमओए का फॉर्मेट। ये जो अभी मैंने आपको एमओए दिखाया था, ये फॉर्मेट कहां से उठाया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 के फर्स्ट शेड्यूल से। और उसमें एओए के फॉर्मेट दिए हुए हैं, एओए के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 ये कह रहा है कि जब आप कंपनी का एमओए बनाओगे, जब आप कंपनी का एमओए बनाओगे तो इस एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें एमओए के फॉर्मेट दिए हुए हैं। कौन से फॉर्मेट? टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, ऐसे टोटल 5 फॉर्मेट दिए हुए हैं। ऐसे टोटल 5 फॉर्मेट हमने दिए हुए हैं। उनमें से जो भी तुम्हारी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा तुम उसे फॉलो कर लेना, तुम अपने एमओए को उसमें फॉलो कर लेना। यही बात इसके नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शॉल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स। कौन से फॉर्मेट में? या तो आपकी कंपनी को टेबल ए लगता होगा, या तो आपकी कंपनी को टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। कहां दिए हुए हैं? इस एक्ट के शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। और इसमें बताया भी है कि कौन सी कंपनी को कौन सा शेड्यूल लगता है, वो आप रीड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, आप रीड कर सकते हो, खुद से रीड कर लो। ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कवर। और ये वाला पॉइंट आप डिलीट कर देंगे बुक से, हमारा सेक्शन 4 खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट को रीड कर लो, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यस, प्रियांशु कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रियांशु ने। प्रियांशु ने पूछा सर ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन डिसाइड करता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन डिसाइड करता है और किस बेसिस पर डिसाइड करता है? बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल डिसाइड करते हैं
सब्सक्राइबर्स टू एमओए। जब वो कंपनी बना रहे होते हैं, मान लीजिए हमारे केस में अलग सर और प्रतीक सर कंपनी बना रहे थे, मुझसे हेल्प ली थी उन्होंने, तो मैं जब एमओए बनाऊंगा ना कंपनी का, तो मैं उससे पूछूंगा भाई कितनी कैपिटल रखना चाहते हो आप, तो वो बताएंगे देख अभी इनिशियल बिजनेस है, पता नहीं है कितना ग्रो करे, नहीं पता, अभी नहीं पता कि कितना ग्रो करेगा, ठीक है, कितना ग्रो करेगा नहीं पता। तू ऐसा कर, मिनिमम तो कुछ है नहीं, तू ऐसा कर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रख दे। मुझे लगता है शुरू में 1 लाख रुपए से काम चल जाएगा। अभी तू 1 लाख रुपए रख दे बिजनेस के लिए, 1 लाख में हमारा काम चल जाएगा, 1 लाख रख दे। हमने 1 लाख से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब फिजिक्स वाला कंपनी एकदम बेहतरीन तरीके से चल पड़ी। इन्वेस्टर कह रहा है मैं तो इस कंपनी में 700 करोड़ की कैपिटल डालने के लिए रेडी हूं। 700 करोड़ की कैपिटल, क्या बात कर रहे हो? 100 करोड़, चलो 700 नहीं, 100 करोड़ की कैपिटल, 100 करोड़ की कैपिटल, क्या बात कर रहे हो? लेकिन हमारी तो ऑथोराइज कैपिटल हमने 1 लाख डिसाइड करी है। वापस बुलाया, प्रोसीजर को फॉलो करा, चेंज कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, चलिए संदीप, अगर उसमें बेटा शेयर कैपिटल होगी तो कर सकती है। चलिए, आई होप सबको पॉइंट क्लियर हो गया है। यहां पर आज नोट्स में क्या लिखना है वो बता देता हूं, नोट्स में क्या लिखना है वो बता देता हूं, और होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क के लिए तो मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ, आज आपको बेटा जो नोट्स में लिखना है, आज आपको, ठीक है, आज आपको बेटा नोट्स में लिखना है ये वाला, बाकी तो सब आपने लिख लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बस आपको अपने नोट्स में आज के लिए लिखना है। आज के लिए इतना ही है, बाकी सेक्शन 4 तो आप लिख चुके थे। होमवर्क की अगर मैं बात करता हूं, राइटिंग होमवर्क की, राइटिंग होमवर्क, एओए तो अभी पढ़ाया नहीं, क्यों लिखोगे दोस्त। राइटिंग होमवर्क की अगर बात करते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा था मुझे याद है जहां तक, लास्ट होमवर्क में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेना, क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 1। एक तो बच्चे को यही नहीं पता है, वो चैप्टर 2 खोल के बैठ जाता है पगलू। चैप्टर 1 पीडब्ल्यू बुक, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। आएंगे अंशुमन, इस बारे में बात करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। कल बात करेंगे अंशुमन इस पर, बिल्कुल बात करेंगे, तुम्हारा डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। नाइन्थ बाकी है, क्या बात कर रहे हो दोस्त, ऐसा नहीं होगा, नाइन्थ बाकी है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अभी देख लेता हूं लास्ट का होमवर्क सनम। न न न, अबे दे तो रखा था पिछली बार 7th और 9th है, 9th बाकी है। चलो, यहां पर हमारे इस चैप्टर के तो सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, स्लाइड दिखा दीजिए सर। चलिए मिलते हैं फिर, है ना पृथ्वी, कल ही दे दिया था बेटा होमवर्क में 9th, ठीक है। तुमने बस लिखा नहीं होगा, संडे की वजह से 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तुमने नहीं लिखा होगा। चलिए कल मिलेंगे, कल सेक्शन 5 करेंगे। यस प्रशांत बेटा, चलिए बाय।